हेलो हेलो। आवाज़ आ रही दोस्तों? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से थम्स अप कर दें। तो दोस्तों आज अपने लोग क्लास 11th का एक नई चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स। अब अपने लोग मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ अपने लोग वन बाय वन करके अपने लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले अपने लोग देखते हैं आखिर मैकेनिक्स है क्या। तो देखो दोस्तों, यूनिवर्स में या फिर कहीं भी कोई भी मोशन हो रहा होता है, जैसे कोई पार्टिकल अगर कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके मोशन को स्टडी करते हैं, उसके मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसका जो डिस्कस है वो किसके अंतर्गत आता है? तो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे देखो, फिजिक्स से क्या एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको ना छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है कि देखिए भाई साहब, आपका डिपार्टमेंट ये है, आप इस चीज के बारे में सौंपिएगा, ये मतलब आप इस डिपार्टमेंट को आप हैंडल करिएगा। जैसे बड़ा बड़ा कंपनियां भी होता है, सब क्या होता है, वो छोटे छोटे मतलब डिपार्टमेंट में बांटा रहता है और सबका डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। ठीक उसी प्रकार से ये फिजिक्स है, उसी का एक ये डिपार्टमेंट है मैकेनिक्स, जिसमें अपने लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? तो मोशन के बारे में। जैसे देखो, ये सन है, उसके चारों साइड अपना ये अर्थ ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है। तो ये अर्थ का जो मोशन अपने लोग डिस्कस करेंगे, तो ये अर्थ का जो मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये इसका डिस्कशन किसके अंतर्गत आएगा? तो आएगा मैकेनिक्स के ही अंतर्गत। यानी कि वन वर्ड में बोल सकते हैं, यूनिवर्स में अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? तो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बारे में सबसे पहले अपने लोग दो लाइन लिख देते हैं कि आखिर है क्या। तो इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स in which we will study about motion। ये क्या है? एक फिजिक्स का ही डिपार्टमेंट है जिसमें अपने लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को लेकर के डिस्कस करते हैं। कहाँ? तो मैकेनिक्स के ही अंतर्गत। अब देखो, इस मैकेनिक्स को तीन पार्ट में बांटा गया। अब तीन पार्ट में क्यों बांटा गया? तो देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे देखो, तुम्हारे पास 56 भोग आ जाए, 56 भोग आ जाए मतलब समझती हो 56 भोग का मतलब? अब उसमें क्या करोगे तुम? एक ही बार में सबके हौल फोड़ के खा जाओगे? वो तो हजम ही नहीं होगा, हजमोला भी उसे डाइजेस्ट नहीं करवा पाएगा। तुम क्या करते हो? वन बाय वन करके खाते हो, ताकि क्या हो, सही से डाइजेस्ट हो और खाने में भी क्या हो, आनंद आए। तो इसीलिए मैकेनिक्स को भी तीन पार्ट में बांटा गया। अब तीन पार्ट में क्यों बांटे हुए? तो देखो, मैकेनिक्स काफी लेंदी है। अगर सबको एक ही बार में हॉल पढ़ के लर्न करेंगे तो ये पॉसिबल है कि अपने लोग सही से उसको लर्न कर पाए? तो जवाब है नहीं। तो इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया ताकि अपने लोग को लर्न करने में क्या हो, इजी हो। तो इसीलिए इसको तीन पार्ट में बांटा गया। तो सबसे पहले बात अपने लोग मैकेनिक्स को देखते हो, तीन पार्ट है क्या। तो सबसे पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स और तीसरा क्या है, एनर्जेटिक्स। अब देखो, ये तीन पार्ट बांटा गया। देखो, फिजिक्स का पहला डिपार्टमेंट है क्या, मैकेनिक्स। फिर मैकेनिक्स को भी तीन पार्ट में बांटा गया, काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स और एनर्जेटिक्स। अब तीनों पार्ट का भी अलग अलग काम होगा। तो देखो, तो सबसे पहले अपने लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में कि आखिर काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो देखो, काइनेमेटिक्स भी क्या है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है। काइनेमेटिक्स भी तो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो अपने लोग काइनेमेटिक्स में भी किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे, किसी भी पार्टिकल के मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे। तो अब जवाब है, ये भी, यहाँ भी मोशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ भी। तो क्या क्या पढ़ना है? तो देखो, मोशन का बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा इफेक्ट होता है मोशन में, बहुत सारा चीज हम अपने लोग को स्टडी करना है। तो उसी में से कुछ खास चीज काइनेमेटिक्स में पढ़ना है, कुछ खास इसमें पढ़ना है, कुछ खास एनर्जेटिक्स में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स में वो कौन सा खास चीज अपने लोग को पढ़ना है। तो देखो, अगर कोई चीज, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो मोशन में है, कहाँ पे है, मोशन में है, तब उसके मोशन को अपने लोग को बोल दे डिस्कस करने के लिए कि भाई साहब, ये जो कार है इसके मोशन के बारे में डिस्कस करो। तो आप क्या बताओगे कि कार का वेलोसिटी कितना है, कार का एक्सेलरेशन क्या है, कार यहाँ से यहाँ तक आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक जाने में टाइम क्या लिया, यही सब आप बताओगे। तो ये सब जो बता रहा है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, डिस्टेंस, ये सब जो बता रहा है, तो इस सब का अध्ययन करना मैकेनिक्स में तो आता ही है, लेकिन मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट में आता है। तो काइनेमेटिक्स क्लियर हुआ दोस्तों कि काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो काइनेमेटिक्स में भी अपने लोग मोशन के ही बारे पढ़ेंगे,
लेकिन काइनेमेटिक्स में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इस सब के बारे में। अब एक चीज सोचो, जैसे कोई गाड़ी है, अब ये गाड़ी है तो अपने आप मोशन में आया नहीं होगा, ये अपने आप आ गया होगा, तो जवाब है नहीं। तो इसके ये मोशन से रेस्ट में क्यों आया या फिर रेस्ट से मोशन में क्यों आया, ये हम अपने लोग काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे डायनामिक्स में। यानी कि कॉज ऑफ मोशन जो होता है वो अपने लोग कहाँ पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं बात करेंगे, काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं बात करेंगे कि कोई गाड़ी रेस्ट में था तो मोशन में क्यों आया, या फिर मोशन में था तो रेस्ट में क्यों आया। इसके बारे में काइनेमेटिक्स में अपने लोग को थोड़ा भी डिस्कस नहीं करना है, बस काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में बात करना है। तो अब देखो डायनामिक्स में क्या पढ़ना है, तो अब डायनामिक्स का बात करते हैं। तो जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मान लो कोई गाड़ी है वो रेस्ट में है, अब वो रेस्ट में है तो कैसे मोशन में आएगा, अपने आप तो मोशन में आएगा नहीं। उस पर क्या करना होगा, अपने लोगों को फोर्स अप्लाई करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाकर ये क्या आएगा, मोशन में आएगा। या फिर मान लो कोई चीज मोशन में है, ये मान लो ये ब्लॉक बी वेलोसिटी से ज्यादा है, अगर इसको रेस्ट में लाना है तो क्या करेंगे, अपने आप रेस्ट में आ जाएगा, तो जवाब है नहीं। इस पे क्या करना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी के अगेंस्ट में एक फोर्स अप्लाई करना होगा, जो उसके वेलोसिटी को क्या करेगा, स्लो करेगा और फाइनली क्या कर देगा, रोक देगा। तो एक चीज देखो, कोई ऑब्जेक्ट है तो मोशन, रेस्ट से मोशन में भी लाने के लिए फोर्स चाहिए, और मोशन से रेस्ट में भी लाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो ये क्या है, आखिर ये जो फोर्स है यही क्या है, मोशन का कॉज है, यानी कि मोशन का कारण है। तुम देख सकते हो मोशन करवाने में किसका हाथ है, वेलोसिटी का हाथ है, तो नहीं, वेलोसिटी का तो हाथ नहीं है। वो वेलोसिटी एक पैरामीटर है जो मोशन को डिफाइन करता है, लेकिन मोशन करवाने में किसका हाथ है दोस्तों, तो फोर्स का हाथ है। इवन मोशन से रेस्ट में भी लाने का हाथ किसका है, तो वो भी किसका हाथ है, फोर्स का ही हाथ है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो कॉज ऑफ मोशन क्या है, तो है फोर्स। तो यानी कि डायनेमिक्स में अपने लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो यानी कि इनडायरेक्ट बोल सकते हो कि अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स में, तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एक चैप्टर भी दिया गया है एनएलएम। यानी कि एनएलएम में अपने लोग को क्या पढ़ना है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में। तो इसका डिटेल्स वहां पे होगा। अब एनर्जेटिक्स क्या होता है, एनर्जेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो एनर्जेटिक्स में दोस्तों अपने लोग को इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना रहता है। इफेक्ट ऑफ मोशन, जैसे देखो कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में क्या कर सकता है, या फिर मोशन में आ गया तो मोशन में आने के बाद क्या क्या कर सकता है। तो मोशन में आने के बाद क्या क्या कर सकता है, वो इसका क्या है, मोशन का इफेक्ट है। तो मोशन का इफेक्ट कहाँ पढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स में। जैसे देखो ये कार है, अभी रेस्ट पे है, कार क्या है, रेस्ट पे है। अब इसके सामने कोई लड़का आ जाएगा तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है लड़का को, तो जवाब है नहीं, बिंदास हो यहाँ पे खड़ा रहेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वही कार है, मान लो अब वही कार मोशन में आ गया, एकदम हाई वेलोसिटी के साथ वो गाड़ी चल रही, अब इसके सामने कोई लड़का आ जाए तब क्या होने वाला है, सोचो, इस लड़का को तो उड़ा देगा। तो अब सोचो वही गाड़ी यहाँ पे भी है, वही गाड़ी यहाँ पे भी है, वही लड़का मान लो ए है, वही लड़का यहाँ पे भी ए, तो यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये बेचारा जैसे ही अब गाड़ी के सामने आया तो उड़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, गाड़ी तो वही है, गाड़ी तो वही है, क्यों हुआ, तो ये मोशन की वजह से हुआ। क्या हुआ, मोशन की वजह से। तो ये किसका इफेक्ट था, तो मोशन का इफेक्ट था। अब देखो मोशन में अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो मोशन में जैसे ही कोई चीज आता है तो उसके पास एनर्जी आ जाता है, एनर्जी आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। अब सोचो किसी के पास एनर्जी आ जाएगा तो क्या क्या कर सकता है, तो एनर्जी आते ही वो वर्क करने का पावर उसमें आ जाता है। जैसे किसी के अंदर एनर्जी आ जाता है तो वो वर्क इजिली कर सकता है। जैसे देखो कोई एकदम लेड़वा है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो आराम से रेस्ट में रहेगा, लेकिन उसको जैसे ही स्ट्रिंग पिला दो तो कहेगा हाँ मेरे पास अब एनर्जी हो गया, बोलो कौन सा काम करना। वो एनर्जी मतलब एनर्जी को जैसे क्या कर लेगा और वर्क करने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही गाड़ी रेस्ट में रहता है तो कोई वर्क नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही मोशन में आता है तो उसके अंदर कैपेसिटी हो जाता है वर्क करने का, इसके पास मोमेंटम भी आ जाता है mv। अब देखो वर्क कैसे कर सकता है, तो वर्क का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क। तो जैसे देखो ये गाड़ी है ना, अब ये v वेलोसिटी से चल रहा है और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अब इससे टकराएगा, तो ये टकराएगा तो क्या ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा,
तो जवाब है नहीं। कुछ यहाँ से डिस्प्लेस होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता हो, वो डिपेंड करता है इम्पैक्ट लाइन पे, जो अपने लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो मान लो इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस कर गया, मान लो एक्स मीटर क्या किया, डिस्प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। तो देखो ये इस पे फोर्स लगा होगा, इस गाड़ी के पास एनर्जी है जिसकी वजह से क्या लगाया होगा, इस पे फोर्स लगाया होगा। अब ये फोर्स लगा जिसकी वजह से ये मोशन में आ गया और इस ये कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय किया। तो देखो यहाँ पे इसको दोनों चीज तो मिल ही गया, फोर्स भी मिल गया और ये डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया एक्स। तो देखो ये वर्क कर पाया कि नहीं, तो ये गाड़ी वर्क करवा पाया कि नहीं, तो करवा पाया। यानी कि ये किसका इफेक्ट था, तो मोशन का इफेक्ट था। तो ये अपने लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स में, जिसमें एक चैप्टर भी बनाया गया है वर्क पावर एनर्जी। तो ये अपने लोग को कहाँ पढ़ना है, एनर्जेटिक्स में। तो अपने लोग को सारा डिटेल्स हो गया कि किस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। देखो ये सब किसका पार्ट है, तो मैकेनिक्स के बारे में मैकेनिक्स का पार्ट है। तो सब में तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो मोशन के काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में, इसमें कॉज के बारे में नहीं जानेंगे। फिर इसमें मोशन के कॉज के बारे में जानेंगे। फिर इसमें इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में, कि अगर कोई चीज मोशन में आ जाता है इसके बाद वो क्या क्या कर सकता है। तो अब सारा चीज क्लियर है, काइनेमेटिक्स, एनर्जेटिक्स, डायनेमिक्स। अब इस सबको मैं एक एक करके लिख देता हूँ। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सभी के बारे में लिख दिया है कि किस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में अपने लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो बताइए। देखो इट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। ये किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट मोशन। मोशन के तो बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, विदाउट नोइंग इट्स कॉज। इसके बारे में हम ये नहीं जानेंगे कि कोई चीज रेस्ट से मोशन में क्यों आया या फिर मोशन से रेस्ट में क्यों आया। तो उसको अपने लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, डायनामिक्स में। यहाँ पे एग्जाम्पल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में पढ़ना रहता है। फिर डायनामिक्स। अब डायनामिक्स में अपने लोग क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में, कि कोई चीज मोशन से रेस्ट में या फिर रेस्ट से मोशन में क्यों आता है। तो आप सोच भी सकते हो, कोई चीज मोशन में है, रेस्ट में है, तो मोशन में कैसे आएगा, तो भाई साहब उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो मोशन में आएगा। इन विच वी विल स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। और कॉज ऑफ मोशन का मेन जरिया कौन है, फोर्स, जो कि अपने लोग एनएलएम में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अब अगला है एनर्जेटिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में। इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बारे में अपने लोग अभी थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है। जैसे कोई गाड़ी है, उसके पास अगर मोशन है, वो मोशन में है वी वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाता है, एनर्जी या फिर मोमेंटम, जिससे वो क्या कर पाता है, वर्क कर पाता है। अब तुम सोच भी सकते हो, किसी की अगर एनर्जी है किसी के अंदर, तो उससे तुम वर्क इजिली करवा सकते हो, अगर वर्क करवाने का मूड है तो। ये सारा तीनों पार्ट का डिटेल्स हो गया। अब अपने लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। आखिर काइनेमेटिक्स में अब अपने लोग को क्या क्या और कैसे पढ़ना है, इसे आप राइट डाउन कर लेना। दोस्तों अपने लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और काइनेमेटिक्स में अपने लोग को क्या क्या पढ़ना है सारा 1 बाय 1 करके अपने लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको नाम को क्लियर करते हैं। देखो क्योंकि इसका नाम को लेकर के कितना कंफ्यूज रहता है काइनेमेटिक्स, और इसी को रेस्ट एंड मोशन भी बोलते हैं, मोशन इन 1D भी बोलते हैं, मोशन एट स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। इसका ढेर सारा नाम है, तो नाम को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले अपने लोग अब काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम तो मैंने बता ही दिया, इसका ढेर सारा नाम होता है। अब देखो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो मोशन के बारे में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ना है, और अपने लोग रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसी के बारे में नहीं जानेंगे, तो क्या काइनेमेटिक्स पढ़ना पॉसिबल है, तो जवाब है नहीं। तो सबसे पहले अपने लोग रेस्ट और मोशन का मीनिंग समझते हैं, कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उसका मतलब क्या है, या फिर मोशन में है तो उसका मतलब क्या है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो, जैसे देखो ये मार्कर है, तो किसी के लिए मोशन में हो, किसी के लिए रेस्ट में हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो सारा चीज अपने लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने लोग आज रेस्ट एंड मोशन को क्लियर करते हैं। रेस्ट एंड मोशन को क्लियर करते हैं, क्या आखिर रेस्ट और मोशन होता क्या। इसको मैं एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर करवाता हूँ। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो पहला एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। देखो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स। अब देखो x इक्वल टू 5 मीटर पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, पहला ये हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन थोड़ा इधर बनाते हैं, ये ओरिजिन है। अब x इक्वल टू 2 मीटर पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है,
अब देखो कोई ऑब्जर्वर है, मान लो ये ऑब्जर्वर है जो ये दोनों लड़का को नोटिस कर रहा है, दुकान पे बैठा हुआ है, चाय पी रहा है और दोनों लड़का को देख रहा है कि आखिर दोनों लड़का का एक्टिविटी क्या है। तो उन्होंने ए को देखा, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो उन्होंने ए को देख रहा था कि ए जो है टाइम तो बीतता जा रहा है, यानी कि देखो आप मोशन ऑब्जर्व कर रहा है तो थोड़ी ना टाइम रुक जाएगा, टाइम तो बीतता जाएगा। तो उन्होंने देख रहा था चाय पीते हुए कि टाइम तो बीतता जा रहा है, लेकिन ये ए जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो जहां पे खड़ा है वहीं पे खड़ा है। यानी कि देखो उन्होंने क्या नोटिस किया, t इक्वल टू 0 पे भी x इक्वल टू 5 मीटर पे हुआ। फिर उन्होंने घड़ी में देखा कि अच्छा 10 सेकेंड हो गया, लेकिन फिर भी वहीं पे है। उन्होंने देखा t इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी x इक्वल टू 5 मीटर पे है। और टाइम बीता, t इक्वल टू 20 सेकेंड पे भी x इक्वल टू 5 मीटर पे है। और टाइम बीता, t इक्वल टू मान लो 30 सेकेंड पे भी 5 मीटर पे। यानी कि ये उन्होंने ऑब्जर्वर किया, जो ऑब्जर्वर है जो चौक पे बैठे थे, उन्होंने देखा कि जो ए लड़का है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वो लड़का जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा है। अब दूसरा लड़का में उन्होंने क्या नोटिस किया, तो देखो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे ये लड़का अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। देखा कि उन्होंने पहले 2 पे है, फिर 4 पे आ गया वो लड़का, यहाँ पे आ गया। फिर उन्होंने देखा कि 6 पे आ गया वो लड़का, फिर उन्होंने देखा कि 8 पे आ गया लड़का, फिर देखा 10 पे आ गया। यानी कि उन्होंने देखा कि जो बी बी बॉय है वो टाइम अपना टाइम जैसे जैसे मेरे घड़ी में बीत रहा है, जैसे जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे वो लड़का क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी कि कभी 2 पे था, यानी कि t इक्वल टू 0 पे क्या था, 2 पे था, x इक्वल टू 2 मीटर पे। फिर उन्होंने देखा t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो 4 मीटर पे। फिर उन्होंने देखा t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ तो कहाँ चला गया, उन्होंने देखा कि 6 मीटर पे। फिर t इक्वल टू 3 हुआ तो उन्होंने देखा कि 8 मीटर पे। यानी कि उन्होंने नोटिस किया जो लड़का बी है वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अपना वो पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब सोचो कि ये उन्होंने देखा ए को कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा है, तो उसको ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि जा रहा है या फिर रुका हुआ है। तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा, जैसे एक मान लो कोई है काका उका है गांव घर का, उन्होंने क्या कहेगा कि ये जो है वो रुका है, क्या है, रुका है, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में क्या कहेगा वो काका कि अच्छा वो रुकल है। फिर उन्होंने बी को देखा तो बी तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, कभी देखो जैसे यहाँ पे 0 पे था, फिर 2 पे आया, फिर 4 पे आया। तो उन्होंने देखा कि 2 जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो उसके बारे में ये काका क्या बोलेगा, ये जो ऑब्जर्वर है क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि क्या वो जो है बी बॉय है वो क्या है, जा रहा है, यानी कि वो जा रहा है। तो यहाँ से कुछ मोशन और रेस्ट वाली सेंस आ रही है। देखो इन्होंने इसमें बोला जब पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था तो बोला कि रुकल है मतलब रेस्ट में है। फिर उन्होंने बी के बारे में बोला कि अच्छा जा रहा है, यानी कि मोशन में है, यानी कि वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। तो यानी कि क्या क्या यहाँ पे नोटिस हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ए है ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। यानी कि पोजीशन है अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, डोंट चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे कि रेस्ट में है। यानी कि ये क्या है, रेस्ट में, अपना ये पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में। अब तुम इससे पूछोगे भी, तुम ही सोचो अगर तुम ऐसे खड़े हो और तुम दो लड़का को देख रहे हो, कोई अपना पोजीशन जिंदगी भर यहीं पे खड़ा है तो उसको क्या बोलोगे कि अच्छा रेस्ट में। अब कोई अगर लड़का है वो मतलब जा रहा है, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको क्या कहोगे कि रेस्ट में, कि नहीं तुम क्या बोलोगे, जा रहा है, यानी कि मोशन में बोलोगे। तो इसको क्या बोलेगा ये लड़का, ये अंकल जो है वो बी को क्या बोलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो यानी कि मोशन में। तो यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि पोजीशन अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं।
यानी कि यहाँ से मोशन के बारे में कुछ आइडिया लगा कि रेस्ट कब बोलेंगे, कि कोई पार्टिकल रेस्ट में कब है या फिर मोशन में कब है। तो ये काफी क्लियर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, कोई जैसे देखो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जर्वर के टाइम के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन चेंज कर रहा था, तो जवाब है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। अगर यहीं पे देखो कोई ऑब्जर्वर के यानी कि कोई पार्टिकल है वो किसी ऑब्जर्वर के टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में है। तो अब रेस्ट और मोशन के बारे में मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हमने रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस किया, उस सब के बारे में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। रेस्ट का मतलब क्या होता है तो मैंने डिस्कस भी किया और यहाँ पे लिखा, उसको भी एक्सप्लेन फिर से कर दे रहा हूँ। देखो, इफ अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन, डोंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तब हम उस पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से अबाउट पार्टिकल एट रेस्ट, यानी कि उस पार्टिकल के बारे में हम क्या कहेंगे, वो पार्टिकल का रेस्ट पे है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे है और देखो ये पार्टिकल, ये लड़का है, ये देखो अब 2 मीटर पे है, इसका पोजीशन देखो फिक्स्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में। जैसे t=0 पे भी 2 मीटर पे है, t=1 पे भी 2 मीटर पे है, टाइम पास होता गया लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में। अब मोशन के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया, इफ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से अबाउट दैट पार्टिकल एट मोशन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ये कोई लड़का x=2 मीटर पे था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ ये लड़का अपना पोजीशन क्या किया, चेंज करते गया। जैसे t=0 पे 2 मीटर पे था, t=1 पे 4 पे, t=2 पे 6 मीटर पे, देखो इसका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज इट्स पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन के बारे में। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके लिए होमवर्क है, और आपको डिफाइन करके बताना है, आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या फिर रेस्ट में है। फिर अपने लोग आगे मिलते हैं। तो पहले एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं, फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और इससे आगे मोशन के बारे में देखेंगे और डिटेल्स में। और देखना मोशन का एक नया कंसेप्ट वहाँ पे उभरेगा जो कि शायद चौंका करके रख सकता है आप लोगों को। जैसे देखो कोई गाड़ी है, तो ए है इसमें बैठा हुआ, तीन चार आदमी बैठा हुआ है, ए है, बी है और ये सी है। अब ये गाड़ी v वेलोसिटी से मोशन में, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है, और ये सी है। और यहाँ पे कोई ग्राउंड पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो इस सब को देख रहा है, ये इस कार के मोशन के बारे में ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी के बारे में। सी जो है मोशन में है या फिर रेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वो पूछ रहा है कि ये रेस्ट में है या फिर मोशन में। फिर बी के बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है मोशन में है और रेस्ट में, अकॉर्डिंग टू ए। फिर पूछ रहा है ओ के बारे में कि ओ मोशन में है और रेस्ट में, अकॉर्डिंग टू सी। देखो ये गाड़ी है और ये ऑब्जर्वर है, गाड़ी में ए बी सी 3 आदमी बैठा हुआ और ये गाड़ी का मोशन में है। तो हमसे पूछ रहा है, पहला ये पूछ रहा है कि सी के रिस्पेक्ट में, ये नहीं, सी जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में, अकॉर्डिंग टू ओ, यानी कि सी के बारे में पूछ रहा है कि सी जो है इस ऑब्जर्वर को मोशन में दिखेगा या फिर रेस्ट में दिखेगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बी जो है वो मोशन में दिखेगा या फिर रेस्ट में दिखेगा, किसके अकॉर्डिंग, तो ए के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो ए है इसके अकॉर्डिंग ये बी रेस्ट में होगा या फिर मोशन में, ये पूछ रहा है। और तीसरा जो है पूछ रहा है ओ के बारे में कि ओ जो है ऑब्जर्वर जो है वो मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा, अकॉर्डिंग टू सी, सी के रिस्पेक्ट में सी इसको देखेगा तो ऑब्जर्वर रेस्ट में नजर आएगा या फिर मोशन में। तो ये आपको होमवर्क है जो आपको करके आना है। और देखो
इसी से एक नया कंसेप्ट आएगा रेस्ट और मोशन के बारे में, जो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।